हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित लेके आए हैं, जिसके अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपकी बोर्ड परीक्षा के पहले इन प्रश्न पत्रों को आपको हल करना है, जो स्कूल से प्राप्त हुए हैं, और उसका आज सेट सी लेके आए हैं। और ये आपके जो समय रहेगा इसको हल करने का 3 घंटे, और पूर्णांक कितने अंक का रहेगा? 75 अंक का। और आपको ये भी बता दें कि आपको जो 4 सेट दिए जाएंगे गणित के, ए, बी, सी और डी, ये चारों सेट की आपने तैयारी अच्छे से कर ली है, तो ये समझिए कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। तो इसलिए आप इन चारों सेटों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आप सेट सी है, इसके पहले हमने 2 वीडियो में सेट ए और सेट बी डाल ली थी। कौन सा सेट है? सेट सी। इसके निर्देश दिए हैं, निर्देश पढ़ लीजिए। उसके बाद हम सीधे सही विकल्प पे आते हैं। सही विकल्प क्या दिया हुआ है? पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, संख्याओं कौन कौन सी 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो आप इनका क्या निकाल लीजिए? पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा इसका अनुपात कितना होगा। चलिए देखते हैं। हम 5 के हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। पहले 5 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 1। उसके बाद 15 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 5 गुणित 3। 5 गुणित 3, 5 या 15। उसके बाद 20 के गुणनखंड तोड़ेंगे हम। 20 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। देखो इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? एचसीएफ आ जाएगा हमारा, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। इसका महत्तम समापद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद अब लघुत्तम निकालेंगे, तो ये 5 एक बच जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया। फिर शेष क्या बचे? 3, 2, 2। तो 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा? एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। कितना आ गया? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 60 आ गया। अब इनका अनुपात निकालने को कहा है। किसका? एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, 60 भागित क्या हो जाएगा? 5। तो ये क्या हो गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 12/1। 12/1 मीन्स होता है 12:1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12:1, यानी इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? ए एक्स धन बी का शून्यक है। तो ए एक्स धन बी का शून्यक, तो इसके बराबर आप शून्य ले लीजिए। ए एक्स धन बी बराबर शून्य ले ली हमने। अब क्या करना है आपको? धन बी का पक्षांतर की, तो यहाँ क्या बच जाएगा? ए एक्स बचेगा, बराबर धन बी का पक्षांतर की तो ऋण बी। फिर यहाँ पे ये ए एक्स है, तो ए का पक्षांतर करेंगे तो काय में चल जाएगा? गुणा में है तो भाग में, तो ऋण बी बटे ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर ऋण बी बटे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है कि ऋण बी बटे है, इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, ऋण बी बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये प्रश्न चारों सेट में दिया गया है। रेखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। देखिए यहाँ किसका पूछा है? एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। एक अद्वितीय हल का सूत्र क्या हो गया? a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अब इसका बी नंबर किसके लिए है? तो बी नंबर में देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 दिया है। तो इसका कौन सी शर्त के अंतर्गत आएगा? कोई हल नहीं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? किसका है ये हल? कोई हल नहीं का। और जिसमें तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये किसका हो जाएगा? अनंतः अनेक हल। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा बना सकता है, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती है तो उसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है तो कोई हल नहीं, और जब 2 रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो उसके अनंतः अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछ सकता है। तो आपको 3 प्रकार से हमने बता दी यहाँ पे किस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकता है। ए के लिए अद्वितीय हल, बी के लिए कोई हल नहीं, और सी के लिए अनंतः अनेक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। 2 ऋण 6 और ऋण 10 में सार्व अंतर है। अब हमें इसका सार्व अंतर बताना है। तो प्रथम पद द्वितीय पद क्या है? ऋण 2, और प्रथम पद क्या है? धन 2। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऋण 2। तो इसका सार्व अंतर क्या आ जाएगा? ऋण 2 और ऋण 2 कितना हो गया? ऋण 4। तो इसका सार्व अंतर क्या आ जाएगा? ऋण 4। फिर भी चेक कर लेते हैं। फिर ऋण 6 में से ऋण 2 को घटा दीजिए। ऋण 6 और ऋण और धन क्या हो गया? ऋण धन का, यहाँ पे ऋण था, ऋण का ये धन हो जाएगा, और 2। तो 2 में से ऋण 6 घटाया तो कितना आ गया? ऋण 4। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा इसका? 2, ऋण 2, ऋण 6 और ऋण 10 में सार्व अंतर है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ऋण 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए द्विघात समीकरण, आप द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं, और इस वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। मूलों की द्विघात समीकरण है तो उसकी अधिकतम मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष ये दिए हुए हैं 4, 4, 3, 2, ऋण 3, 6, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। किसको, x1 एक सूत्र होता है हमारा, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x1 धन x2 धन x3 भागित 3। अब देखिए 4, ये 4 है, 4 में 2 जोड़े कितना हो गया 6, और 6 में ऋण 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में 3 घटाएंगे 3, 3 भागित 3 मीन्स क्या हो गया 1 आ जाएगा, 1 आंसर। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इनको जोड़ दीजिए, 3 और ऋण 3 कितना हो गया, ये 3 में 6 जोड़े 9, और 9 में से ऋण 3 घटाए तो कितना बचा 6, और 6 में 3 का भाग दिए 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। क्या आ जाएगा इसका, 1 और 2। इस प्रकार से तीनों को जोड़ दीजिए, 3 का भाग दीजिए, इसी प्रकार y1 y2 और y3 को जोड़ दीजिए और 3 का भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर कहलाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की या रिक्त स्थान भरिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो कर्णी 2 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी घातांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जिस भी संख्या की घातांक संख्या पूर्ण संख्या होती है वह परिमेय संख्या होती है, और जिसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती वह अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। फिर दिया यहाँ पे द्विघात समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब इसको हम हल करके देखेंगे। जब हल करके देखेंगे तो d का मान जो आएगा, यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक होगी। 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होगी, और 0 के बराबर आता है तो वास्तविक और समान होगा। तो इसको हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे इसका सूत्र क्या होगा, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, ये हो गया हमारा सूत्र 4ac। अब ये इसका a का मान, ये b का मान यहाँ पे, और ये c का मान। तो b का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग हो गया ये, ऋण 4, a का मान भी क्या है आपका 1 है, और c का मान कितना है ऋण 1। ये हमने यहाँ से मान निकाल ली, यहाँ पे ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान हो गया। हम हल करते हैं इसको। ये 4 है, ध्यान रखेंगे कितना है ये अपना 4, 1 का वर्ग 1, ऋण का ऋण में गुणा की, यहाँ पे ऋण 1 है, ये ऋण का ऋण में गुणा की, धन 4 का 1 में गुणा की, 4 एकम 4, और 4 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 5। अब ये क्या आ गया, d का मान कितना आ रहा है, d बराबर 5 आ रहा है। अब ये 5 0 से बड़ा है क्या छोटा है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वास्तविक, क्योंकि यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका वास्तविक। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो उसके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, उनके अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 121। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81:121। बिंदु 4 0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। देखो 4 किसका मान है, x का मान है, और 0 किसका मान है, y का मान है। तो ये 4 किस पे आएगा, x पे आएगा, तो ये इसलिए क्या आएगा x अक्ष पर स्थित है। 4 और 0 किस पे स्थित है, x अक्ष पे। फिर 3 मीटर ऊंची मीनार, ये देखो कितनी मीटर ऊंची मीनार है, 3 मीटर। फिर मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु है, ये बिंदु 3 मीटर दूर स्थित, ये तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो हम यहाँ पे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें, ये वाला कोण थीटा कोण। तो देखिए यहाँ पे 3/3 यानी कि लंब भागित आधार, लंब भागित आधार मीन्स क्या हो गया tan, लंब भागित आधार मीन्स होता है tan थीटा बराबर 3/3। ये 3 से 3 कितने बार क्रॉस हो गया, एक बार। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, tan थीटा बराबर 1, और tan में किसका मान होता है 1, tan 45 का मान होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर tan 45। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 अंश। तो उन्नयन कोण का मान कितना आ जाएगा यहाँ आपका 45 अंश लिख देंगे। कैसे हल करना है आपको हमने हल करके बता दिए। इस प्रकार आपके रिक्त स्थान 4 कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समान भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समान 2 भागों में विभाजित करता है मीन्स समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका समद्विभाजित, समद्विभाजित मीन्स होता है समान 2 भागों में बांटता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रकार से समद्विभाजित लिख लेंगे। क्या होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस प्रकार आपके जो खालिस्तान थे 6 खालिस्तान कंप्लीट हुए। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। चल ध्यान दीजिए, सही जोड़ी में क्या दिया है, समानांतर श्रेणी ए धन डी ए धन 2d का nवां पद है, का nवां पद। तो इस nवां पद को किससे मिला देंगे, ई नंबर से मिलाएंगे। इसका nवां पद होगा a धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बंद गुणित d। तो पहले का ई नंबर, फिर समानांतर श्रेणी
डी धन 2d का n पदों का योग, n पदों का योग का सूत्र कौन सा हो जाएगा, ये f नंबर का n/2 कोष्टक में 2a धन छोटे कोष्टक में n ऋण 1 गुणित d बड़ा कोष्टक बंद। तो इस प्रकार दूसरे का f हो गया। फिर क्या कह रहा है 6 6 8 10 10 का समानांतर माध्य क्या होगा, इसका समानांतर माध्य तो 10 10 20, 20 में 8 जोड़े 28, 28 में 6 जोड़े 34 और 34 में 6 जोड़े 40 और कितने पद है यहाँ पे 5, कितने अंक है 5, अब तो उनको जोड़ दी तो 40 में 5 कर दी, 5 8 40। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा 8, 8 कहाँ पे देखिए ए नंबर। तो इस प्रकार तीसरे का कौन सा आ जाएगा ए नंबर, तीसरे का ए नंबर 8। कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान करनी 3 होता है। काश 90 ऋण थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सी नंबर का आ जाएगा। उसके बाद कॉस 48 अंश कोसेक 42 धन साइन 48 सेक 42, इसका मान जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका सही आंसर आ जाएगा 2। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये किसका कथन हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो इसकी दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, करनी के अंदर एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, इसका क्या हो जाएगा एक्स वर्ग धन वाई वर्ग। फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के वृत्तिकर का सूत्र। तो वृत्तिकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac, क्या हो गया वृत्तिकर का सूत्र, बी वर्ग बराबर और डी बराबर बी वर्ग ऋण, यहाँ पे क्या का चिन्ह है ऋण 4ac। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है आपको बताना है। जब वस्तु आग की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के लिए प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण की परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करते रहे हम। उन्नयन कोण की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वह उन्नयन कोण कहलाता है। इसकी परिभाषा आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त हो गया और इसकी ये एक हमने स्पर्श रेखा खींचे, तो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, तो आप देख सकते हैं वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। कितने बिंदु प्रच्छेद करती है, 1 पे। इस प्रकार से आपका ये 5वां प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद अगला, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। और यदि आपको वृत्त की परिधि का सूत्र पूछता तो 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर। इस प्रकार वृत्त से संबंधित 2 सूत्र हो गए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर का वर्ग और परिधि का सूत्र क्या हो गया 2 पाई आर, जिसमें आर क्या है त्रिज्या, पाई का मान क्या होता है 22/7 और 0.314। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर दीजिए कंप्लीट होता है। बच्चों आपको हम जो प्रश्न समझा रहे हैं, यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो या हमारे द्वारा समझाने से समझ आ रहे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य बच्चों के ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। 2 त्रिभुजों में उनके यदि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, यह कथन सत्य है, तो सही इसमें सत्य आ जाएगा। दूसरा, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर वर्ग एच। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर वर्ग एच होता है, तो जहां आर एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। तो बताइए सही सूत्र है कि पाई आर वर्ग एच, जी बिल्कुल सही है, तो इसका सत्य आ जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर वर्ग एच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि का सूत्र अभी बताया था आपको, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या बता रहा है वृत्त की परिधि का सूत्र पाई आर वर्ग, पाई आर का वर्ग। और पाई आर का वर्ग किसका सूत्र होता है, ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसलिए हमारा यह कथन असत्य आएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र पाई आर वर्ग होती है, तो ये कथन असत्य है क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर का वर्ग होता है, यह भी गलत है। शंकु के वक्र संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र यह नहीं होता, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक में आर धन एल, या इसे ऐसा बोल सकते हैं पाई आर वर्ग एल, तो यह कथन भी हमारा असत्य आ जाएगा, गलत है। फिर किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, यह कथन कैसा है, ये भी कथन असत्य आएगा। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0, यानी कि इसकी प्रायिकता ऋणात्मक भी नहीं होती और 1 से अधिक भी नहीं होती, तो इसलिए कथन असत्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य कथन है, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए सत्य कथन आएगा।
इस प्रकार आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आपके 2 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इन 2 अंक के प्रश्नों को हम बाद में हल करके एक एक करके बताएंगे। एक वीडियो में 2 अंक के, दूसरे वीडियो में 3 अंक के और चौथे वीडियो में 4 अंक के। प्रत्येक प्रश्नों को हम हल करके आपको बताएंगे। आज हम आपको ओनली कहाँ तक, सत्य असत्य तक ही कंप्लीट करेंगे। आप इन प्रश्नों को एक नज़र देख सकते हैं। आपके कौन से सेट के प्रश्न हैं, सेट 3 के, कि किस प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। आप अपनी बुकों में इन प्रश्नों को देख के हल करने का प्रयास कीजिए। और आपको यदि कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट्स लग रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आपके कितने प्रश्न आएंगे बेटा, 23 प्रश्न आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि माध्यक, बहुलक, माध्यक और माध्य, इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में 4 अंक का एक आना ही है। एक विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से संबंधित एक प्रश्न निश्चित है, तो आपके 4 अंक, यहाँ पे 8 अंक कंप्लीट हुए। फिर आपके यदि विकल्प खालिस्तान 30 अंक के आ रहे हैं, 30 अंक में से आपने यदि 25 अंक ले लिए या आपने 30 अंक में से 10 अंक भी लिए तो आपके 8 अंक इधर कंप्लीट होते हैं, 18 अंक। फिर कहीं से 1-2 अंक लिए। तो इस प्रकार आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको हमने जो ये प्रश्न पत्र समझा है, ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो या आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल लाइक दिल दे क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।